गरीब सास की अमीर बहू। गौरी के घर में पार्टी चल रही थी, जहां शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। वहीं गरीब सीता आंसू भरी आंखों को जमीन में गड़ाए हुए मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स सर्व कर रही थी। तभी तेज चक्कर आने के साथ उसके हाथों से कोल्ड ड्रिंक से भरी ट्रे जो है वो जमीन पर गिर जाती है और टूट जाती है, जिसे देखकर गौरी गुस्से में भड़कते हुए बोलती है, ओह गॉड, इस बुढ़िया से एक भी काम सही से नहीं होता। ये क्या किया तुमने? माफ कर दे बहू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इससे पहले कि सीता अपनी सफाई में कुछ कह पाती, गौरी गुस्से में उसे आंख तरेरते हुए बेचारी बूढ़ी सीता की बाह खींचकर कोने में ले जाती है। माँ जी, मैंने आपको मना किया था ना कि मुझे बहू मत बोलना, लेकिन नहीं, आपने तो ठान रखी है कि बहू की बेइज्जती कराने के बाद ही आप दम लेंगी। अब जब तक पार्टी खत्म नहीं होती बाहर मत आना। ऐसा कहकर गौरी पार्टी में आती है, जहाँ उसकी सहेली संध्या कहती है, गौरी वो तेरी सास है ना? वो और मेरी सास? नहीं संध्या, मैं इस शहर की कलेक्टर हूँ, अपनी सास को ऐसे थोड़ी रखूंगी। वो तो लखनऊ में रहती हैं। अपनी छवि बनाए रखने के लिए गौरी बड़ी ही सफाई से संध्या से झूठ बोल देती है। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाती है और फिर करा दी बहू की बेइज्जती, पड़ गई कलेजे को ठंडक। मगर बहू, मैंने किया क्या है? इतना सब करके पूछ रही हो कि किया क्या है? अपने बेटे को तो खा गई। ये तो मेरा एहसान है जो मैं तुझे अब तक अपने घर में रख रही हूँ, मगर अब बस मैं तुझ बुढ़िया का बोझ अपने घर में नहीं ढो सकती। ये उठा अपनी गठरी और अभी इसी वक्त निकल जा मेरे घर से। इसके बाद गरीब सीता अपनी मैली सी गठरी लेकर घर से निकल जाती है। वहीं गौरी मखमल के बिस्तर पर मजे की नींद सोती है और गरीब सास आधी रात दर दर की ठोकरें खाते हुए एक फुटपाथ पर बैठकर फूट फूट कर रोती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बहू के लिए मैंने इतना सब किया, इतने दुख दर्द झेले, वो एक झटके में मुझे घर से निकाल फेंकेगी। ऐसा सोचते हुए गरीब सास की आंखों के आगे बीती यादें झांकने लगती हैं। गरीब गोपी की बेटी गौरी की शादी सीता के बेटे राजेश से हो जाती है और बेटी की विदाई पर गोपी कहता है, अरे समधन जी, आज से मेरी गौरी आपके घर की अमानत हो गई। यह गरीब बाप अपने जिगर का टुकड़ा आपके हाथ सौंप रहा है, इसका ख्याल रखना समधन जी। निश्चिंत रहिए समधी जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ। इसके साथ सीता अपनी बहू को घर ले आती है, जहाँ उसकी पड़ोसन पद्मा कहती है, कहाँ रही सीता, एक कैसे गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाई है? अरे ठीक ठाक घर बार खेती बाड़ी है, तेरे राजेश की शादी अच्छे घर में करती तो लाखों का दहेज आता। पद्मा, मुझे दान दहेज रुपए पैसे का लालच नहीं। एक गरीब बाप के घर से बेटी की डोली उठना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने गौरी को बहू बनाया है। अपनी सास की खरी सोच देखकर गौरी का मन खुशी से भर जाता है। अगली सुबह वह जल्दी उठकर साफ सफाई करके पहली रसोई में खाना बनाती है। अरे वाह गौरी बहू, एकदम अमृत जैसा स्वादिष्ट हलवा बनाया है तूने, खाते ही मुंह में घुल गया। और कचौड़ियाँ तो एकदम खस्ता है, करारी बनी है। अरे राजेश, तू चुप क्यों है? बहू की तारीफ कर। हाँ गौरी, खाना वाकई स्वादिष्ट बना है। शुक्रिया माँ जी। ये ले बहू तेरा शगुन। माँ जी, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा हमेशा से कलेक्टर बनने का सपना है। ये सुनकर सीता गौरी के सर पर हाथ फेर कर कहती है, बस इतनी सी बात बहू, इसमें इतनी झिझक क्यों? तू पढ़ना चाहती है ना, पढ़। राजेश, बहू को इंटर में दाखिला दिला देना। मगर माँ, गांव जमाना क्या कहेगा? मुझे जमाने की परवाह नहीं राजेश, मेरी बहू पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, और उसकी ये सास उसके सपने को टूटने नहीं देगी। इसके बाद गौरी अपने आगे की पढ़ाई शुरू करती है और सास एक बार फिर घर की जिम्मेदारी उठा लेती है। समय ढलता जाता है, मगर इस बीच सास बहू पर बुरा वक्त पड़ता है जब राजेश के कपड़ों के कारखाने में आग लग जाती है, जिसमें राजेश की जान भी चली जाती है। अब गुजरते दिनों के साथ सीता के घर में बड़ी गरीबी छा जाती है। फिर एक दिन आंसू भरी आंखों के साथ गौरी सीता से बोलती है, माँ जी, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। मगर क्यों बहू? माँ जी, मेरी आगे की पढ़ाई में बहुत पैसे लगेंगे, ये हमारे घर में दाने दाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता तू अपनी सास पर छोड़ दे। अगर तेरी उस गरीब सास को तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए अपनी हड्डियां भी गलानी पड़ी
तो अभी मुझे मंजूर है। इसके बाद सीता जमींदार जमुना दास से अपने खेत बेच देती है। ये लो सीता बहन, पूरे 2 लाख रुपए। शुक्रिया जमुना दास जी। सीता बहन, उस जमीन पर ही तो खेती बाड़ी करके तू अपना गुजारा चलाती थी। बहू के लिए तुमने खेत तो बेच दिया, अब क्या करोगी? जमुना दास जी, इन पंछी पखेरू को देखिए ना, तो बोते हैं ना काटते हैं। फिर जब भगवान इनको भूखा नहीं रखता तो हम इंसानों के पास तो हाथ पांव हैं। मैं मेहनत कर लूंगी, फिर जब मेरी बहू अमीर बन जाएगी तो आराम ही करना है। सच सीता बहन, आज के जमाने में तुम जैसी सास कहाँ मिलेगी जो बहू के सपने को पूरा करने के लिए इतनी गरीबी झेले। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। गरीब सास कभी लोगों के खेतों में 4 पैसे के लिए फसल की कटनी करती, तो कभी भूखे प्यासे रहकर भरी गर्मी में बुढ़ापे में भट्टी पर ईंट ढोती। और सीता की इसी सफलता ने बड़ा रंग दिखाया जब गौरी कलेक्टर बन गई। मगर अमीर होते ही उसका मन घमंड से भर गया। माँ जी देखिए, आपकी बहू कलेक्टर बन गई। अच्छा है, कम से कम अब मुझे तो अपनी जिंदगी आपकी तरह गरीबी में नहीं काटनी पड़ेगी। वैसे भी इस टूटे फूटे घर में घिसी पिटी गरीबों वाली जिंदगी से मैं थक चुकी थी। आपको अमीर बहू के पास आज बंगला गाड़ी सब है। सीता को गौरी का घमंड भरा लहजा बहुत खटका, मगर उसने दर्द को मन में दबा लिया और फिर वो बहू के साथ अमीर घर में आ गई, जहाँ गौरी ब्रांडेड साड़ियाँ पहना करती थी। तभी एक दिन, ओह गॉड सासू माँ, ये कैसी फटी चिटी साड़ी पहनी हुई है आपने? अब आप एक कलेक्टर की सास है, आपकी बहू का उठना बैठना अमीरों के साथ है। हाँ, इसमें आपकी भी क्या गलती? गए गुजरे गरीबों वाली जिंदगी जीने के बाद एकदम से अमीरी हजम थोड़ी होती है। एनीवे, मैं जा रही हूँ, घर का काम खत्म करके मेरा रूम सेट कर देना। अमीर बहू के बदले स्वभाव ने सीता को उसकी गरीबी का एहसास दिला दिया। उस गरीब सास की जिंदगी अब सुबह सूरज उगने से लेकर रात ढलने तक अमीर बहू के इशारे पर नौकरों की तरह नाचने तक ही सिमट कर रह गई थी। जहां अमीर होने के बाद गौरी अपने हर शौक पूरे करने में खुलकर पैसे खर्च करती, वहीं अपनी गरीब सास से पाई पाई की पूछताछ करती। और आखिर में गौरी ने अपनी गरीब सास के उपकारों को भुला दिया और उसे घर से निकाल फेंका। एक दिन गौरी का पिता गोपी उसे मिलने आया। गौरी ने अपने पिता की खूब खातिरदारी की। डैडी, अब मैं आपको उस गरीब घर में जाने नहीं दूंगी। आप अपनी बेटी के साथ इसी बंगले में रहेंगे और कुछ भी जरूरत पड़े तो भोला को कह देना। अरे वो तो ठीक है, मगर समधन जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो यहाँ नहीं रहती, वो चली गई। चली गई? कहाँ? मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। चलता हूँ बेटी, मेरी बेटी अमीरों के भीड़ में खो गई है। अरे जिसने अपनी गरीब सास के उपकार, उसके दर्द को भुला दिया, वो गरीब बाप को क्या याद रखेगी? भले तू अमीर हो गई है, मगर मेरी नजर में तू एक अभागन बहू है। अरे जिस सास के तुझे पैर धोकर पीने चाहिए थे, तूने बढ़ते बुढ़ापे में उसे वनवास भेज दिया। ये भी नहीं सोचा कि कैसे पेट काट कर उसने पाई पाई बचाकर तेरे सपने को साकार किया। गोपी की बातें अमीरी के नशे में चूर गौरी की आंखें खोल देती है और वह अपनी सास को शहर की भीड़ में जगह जगह ढूंढती है। बाबूजी, मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। भगवान मेरी सासू माँ को मुझसे मिला दे। अचानक एक गरीब भिखारन ट्रैफिक के बीच उसकी गाड़ी का शीशा खटखटाती है। भीख की कटोरी बढ़ाती है, जो और कोई नहीं बल्कि उसकी गरीब सास थी, जिसे हालातों ने भिखारिन बना छोड़ा था। ये देख गौरी पछताती हुई सीता के पैरों में गिर जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अमीरी के मुकाम पर आने के बाद मैं भूल गई कि मेरी वो सफलता मेरी गरीब सास की देन थी। घर चलिए माँ जी। चुप हो जा बहू, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। तुझे बेटी माना था और माँ सिर्फ बेटी की खुशी चाहती है। आखिर में गरीब सास सब कुछ बुलाकर अपनी अमीर बहू को गले से लगा लेती है और गौरी अपनी सास के साथ खुशी से रहती है। स्वरा के परिवार में उसकी सास, ससुर और एक नंद थी। स्वरा एक गरीब परिवार की लड़की थी और उसके ससुराल वाले भी गरीब ही थे। ये लीजिए माँ, बाबा, चाय। शुक्रिया बहू। शुक्रिया जैसी तो कोई बात नहीं है बाबा। कितनी अच्छी है हमारी बहू। ऐसी बहुएं तो किस्मत वालों को ही मिलती हैं। सब कुछ सही चल रहा था। घर छोटा था, लेकिन उस छोटे घर में रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सभी खुशी खुशी रह रहे थे। चलो तो कल्पना, मैं चलता हूँ। ठीक है। बहादुर अपने काम पर चला गया। स्वरा और कल्पना भी अपने अपने कामों में जुट गई, तो वहीं दूसरी तरफ जूली कॉलेज में थी।
जरा सुनिए, जी, वो यहाँ पर रूम नंबर 16 कहाँ पर है? वो यहाँ से दाईं ओर है। यहाँ से दाईं ओर? अच्छा ठीक है। जूली जैसे ही आगे बढ़ी उसका दुपट्टा कार्तिक की घड़ी में अटक गया और वो बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे जाने लगा। जी, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? वो आपका दुपट्टा। दुपट्टा? ओह अच्छा। जूली ने अपना दुपट्टा कार्तिक की घड़ी से निकाला और वो चली गई। कार्तिक उसे जाते हुए देखने लगा। ये कौन थी? कार्तिक भी वहां से आ गया। कुछ देर बाद जूली अपनी क्लास से बाहर आ रही थी, तभी अचानक उसकी टक्कर कार्तिक से हुई। तुम फिर से? हेलो, हम फिर मिल गए। जूली वहां से जाने लगी। एक मिनट रुको, अपना नाम तो बताती जाओ। जूली थोड़ा शर्माई। जूली। अरे वाह। कार्तिक और जूली में वहीं रुककर काफी देर बातें हुई और उन दोनों में दोस्ती हो गई। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन कार्तिक ने मौका देखकर जूली से अपने प्यार का इजहार कर दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जूली चुप हो गई। कुछ बोलो भी। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ कार्तिक, लेकिन हम दोनों की राहें बहुत अलग हैं। मेरे और तुम्हारे स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। अरे छोड़ो ये बेकार की बातें, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मान जाओ। कार्तिक ने जूली को मना लिया और वो अगले ही दिन उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। आपकी बेटी पर हमारे बेटे का दिल आ गया है। अब तो ये इसी से ही शादी करेगा। हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमें अपने घर की लक्ष्मी दे दीजिए। गरीब माँ बाप के लिए अपनी बच्ची का अमीर घर में रिश्ता होना बहुत बड़ी बात थी। उसी दिन रिश्ता पक्का हो गया और कार्तिक के घर वालों के जाने के बाद, अरे वाह, अब तो तुम खुश होगी ना जूली? दैट्स राइट, मैं बहुत खुश हूँ। अब आखिरकार मुझे इस छोटे घर और गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा और अभी कुछ दिनों में मैं महलों की रानी बन जाऊंगी। ये तुम्हारा मायका है, तुम इसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे मत सिखाइए, समझी? मुझे पता है आप मुझसे जल रही हो भाभी जी, क्योंकि आपको कोई अमीर ससुराल नहीं मिला। जूली का बर्ताव अचानक ही बदल चुका था। वो बहुत ही घमंडी हो चुकी थी। इसी तरह से दिन बीत गए और उसकी शादी हो गई। जूली अपनी ससुराल में बहुत मग्न थी कि तभी कार्तिक उसके पास आया और बोला, जूली तैयार हो जाओ, पग फेरे की रस्म के लिए जाना है। पग फेरे की रस्म के लिए? ना बाबा ना, मैं अब वापस से उस जेल में नहीं जाऊंगी। कितनी मुश्किल से तो वहां से जान छूटी है। ये क्या बात हुई जूली, तुम अपने मायके जाने से इनकार कर रही हो? अरे उन लोगों ने ही तुम्हें बचपन से अब तक पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उन्हें भुला कैसे सकती हो? सिर्फ बड़ा ही किया है, वरना और उन लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तभी वहां चित्रा आ गई। बहू तैयार नहीं हुई अब तक? जल्दी कर, पगफेरे की रस्म भी तो करनी है। चित्रा जूली को ऑर्डर देकर वहां से चली गई। जूली को ना चाहते हुए भी अपने मायके जाना पड़ा। वो एक बड़ी गाड़ी में बैठकर गहनों से लिपटी हुई अपने मायके पहुंची। नमस्ते समधी जी, समधन जी। नमस्ते नमस्ते, अंदर आइए ना। जूली की सास, पति, ससुर और जूली घर के अंदर गए। घर बहुत छोटा था और उसमें एक चटाई बिछी हुई थी। ओह गॉड, क्या आप लोग मेरे ससुराल वालों के स्वागत के लिए कुर्सियां भी नहीं ला सकते थे? ये इतनी अजीब सी चटाई बिछा दी है। अपनी बेटी का ऐसा अजीब सा बर्ताव देखकर कल्पना और बहादुर को अजीब लगा। सभी के बैठने के बाद स्वरा ने सभी को पानी लाकर दिया। लो जूली, पानी। सभी शांति से पानी पी रहे थे कि तभी वो बोली, पूरा मुंह खराब कर दिया। तुम मेरे ससुराल वालों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम नहीं कर सकती थी? इतनी गर्मी में कितना गर्म पानी पिला दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी ठंडा पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, हमें गर्म ही पानी पीना चाहिए। कार्तिक जूली की बात काटता हुआ बोला। कुछ देर बाद खाने का वक्त हुआ। स्वरा ने सभी की प्लेटों में खाना परोसा और सभी ने खाना खाना शुरू किया। क्या हुआ जूली, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है? खाना पसंद नहीं आया क्या? शट अप, एक बात बताओ, जब तुम ये जानती थी कि मेरे ससुराल वाले आज पगफेरे के लिए आएंगे तो तुम एक पंखे का इंतजाम भी नहीं कर सकती थी क्या? अरे जानती भी हो कि ये लोग कितने अमीर लोग हैं। इतनी गर्मी में खाना खिलाते हुए आप में से किसी को भी शर्म नहीं आई? बस करो जूली, अभी 4 दिन पहले
तुम भी इसी घर में रहती थी। तुम्हारी ससुराल वाले यहाँ पर खुश हैं तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती मेरी सास और कार्तिक जी मुझे यहाँ ले आए। जानती हो मेरी ससुराल में एक ही कमरे में एसी है, कूलर है, किचन में बड़ी बड़ी फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और एक ये है मेरा मायका। मुझे तो इसे अपना मायका कहने में भी शर्म आ रही है। पता है, आज तुमने मेरी माँ की कही बात को सच कर दिया जूली। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अमीर लोगों के बंगले भी पत्थर के होते हैं और दिल भी, लेकिन अमीरों में जाकर तुम भी ऐसी ही हो जाओगी, इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी उम्मीदों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? हाँ, यहाँ पर कितने मच्छर हैं। कार्तिक जी, चलिए यहाँ से, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। जूली अपने ससुराल वालों को वापस ले गई। इसी तरह कई महीने बीत गए। वो अपने मायके वालों को झूठे मुंह भी नहीं पूछती थी, लेकिन एक दिन एक अनहोनी हो गई। कार्तिक की कंपनी में आग लग गई और सारा माल जल गया। अब उनसे उनका घर छीनने तक की नौबत आ चुकी थी। माँ, बाबा, जूली, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। ये घर भी अब हमारा नहीं रहा। इतना ज्यादा बेबस तो मैंने खुद को कभी भी महसूस नहीं किया। अपने सास ससुर और पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर जूली को और कोई रास्ता नजर नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए, चलिए हम सभी मेरे मायके चलते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी माँ और बाबा हमें वहाँ आने से कभी मना नहीं करेंगे। जूली पैदल ही अपने मायके पहुंची। सभी ने उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया, लेकिन जूली की नजरें अपनी भाभी और माँ बाबा के सामने नहीं उठ पा रही थी। क्या हुआ जूली? इतना सुनते ही वो रोने लगी। मुझे माफ कर दो भाभी, माँ, मैं सच में बहुत बुरी इंसान हूँ। जूली ने रोते हुए अपने परिवार से माफी मांगी। अब उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था और फिर से पुरानी जूली वापस आ चुकी थी। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी किसी भी चीज का इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि बाद में वो अपना मुंह दिखाने के लायक ही ना रहे, क्योंकि वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। अपनी भाभी के कहे शब्द जूली के कानों में गूंज रहे थे। अब उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था और सब कुछ सही हो गया।